तो देखिए बेटा, पहले मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। मैं कितना पढ़ाऊंगा? केवल पढ़ाऊंगा 10%, और 10% में मैं उम्मीद करता हूं ये आपके नंबर सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, लेकिन हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अब आप ध्यान से देखिएगा, सेक्शन सी और डी में जो चैप्टर आ रहे हैं उनके अंदर आने वाली है चॉइस। चॉइस का मतलब सवाल आएगा अथवा में, अथवा में आएगा। अब पता चलाना है कि सर अथवा में कौन सा सवाल आएगा। तो आज मैं आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने जाने वाला हूं जो क्वेश्चंस फिक्स हैं और इस बार 2024 में आने की पूरी उम्मीद रखते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। आइए चैप्टर नंबर 1 से। तो पहला टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। सुनो काम की बात। मान के चल बेटा, ये क्या है तेरा? विद्युत क्षेत्र। ये क्या है भैया? तेरा विद्युत क्षेत्र है। ठीक है साहब, ओके। इसमें मान लो तुमने कोई पृष्ठ रख दिया, ये कोई पृष्ठ रखा हुआ है, तो इस पृष्ठ में से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, इसी को बोलते हैं फ्लक्स। इसी को क्या कहते हैं? फ्लक्स। परिभाषा सुन, जो एग्जाम में लिखनी है। क्या लिखेंगे? किसी विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। मान लो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल A है, पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? A है, और विद्युत क्षेत्र कितना है? E है। तो फॉर्मूला याद रखना बेटा, फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होगा? फाई E बराबर E इंटू ए, फाई E बराबर E इंटू ए। अगर दूसरी बात करूं मैं, तो फाई E बराबर E डॉट डी ए। दूसरा सूत्र याद रखना, फाई E बराबर कितना होता है? E डॉट डी ए। अगर एरिया कैसा है आपका? नॉन यूनिफॉर्म है तो हम ये वाला करेंगे, अदरवाइज ये वाला लेंगे। फाई बराबर E इंटू ए। बात पहले क्लियर हो जानी चाहिए। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? किसी पृष्ठ, तो विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? किसी विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। फ्लक्स का सूत्र ये रहा। फ्लक्स का बेटा मात्रक याद रख लेना। फ्लक्स का मात्रक कितना होता है? फ्लक्स का मात्रक होता है E। E का मात्रक कितना होता है? न्यूटन बटे कूलम इनटू एरिया। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। मात्रक के बाद बेटा इसकी विमा भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि सर विमा कितनी होती है। विमा सुन लो, M1 MLTA। क्या लिख दे बेटा? MLTA। विमा क्या है? MLTA। 13 31 31 आएगा माइनस में, ये हो गई इसकी विमा। इसकी विमा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो क्या, मैं तो इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहा हूं, जो भी कुछ पढ़ा रहा हूं तो पूरा याद होना चाहिए। नंबर 1 क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? फ्लक्स की परिभाषा, फ्लक्स का मात्रक, फ्लक्स की विमा। अब सुन काम की बात। नेक्स्ट, फाई E बराबर अगर सूत्र आ जाता है तेरे पास E डॉट ए, तो खोलना बेटा इसको क्या आएगा कि सर फाई E बराबर E A cos थीटा। अब सुन, फ्लक्स का मान अधिकतम कब होगा? जब थीटा कितना होगा? 0। जब थीटा 0 होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री पर फ्लक्स का मान अधिकतम होता है। कितना होता है? E इंटू ए। ये क्या हो गई? फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू। और थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो फ्लक्स का मान क्या होगा? न्यूनतम। क्योंकि कोस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। अरे कोस 90 का मान कितना होता है भाई? कोस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। कोस 90 का मान 0 होता है तो फ्लक्स का मान क्या हो गया? 0। तो ये वैल्यू कैसी होगी? मिनिमम। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स या कहीं पे भी देखने को मिल सकता है। पहला क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन, परिभाषा। तीसरा क्वेश्चन, मात्रक। चौथा, फ्लक्स का अधिकतम मान कब होता है? बताओ। जब थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। फ्लक्स का न्यूनतम मान कब होता है? जब थीटा कितना हो जाए? 90 डिग्री। विद्युत फ्लक्स खत्म हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आएगा बेटा तुम्हारे पास गाउस का नियम। कौन का नियम? गाउस का नियम। यहां से क्वेश्चन फिक्स है। सेकंड, गाउस का नियम किसे कहते हैं? या बोलेगा वो कि गाउस के नियम का कथन लिखिए या गाउस का नियम लिखिए। तो गाउस का नियम क्या कहता है? गाउस का नियम ये कहता है कि तुमने फ्लक्स थोड़ी देर पहले निकाला, फाई बराबर E डॉट ए करके। गाउस यूं कहता है ऐसे मत निकालो, तो हम निकाल कैसे निकाले? ये यूं कह रहा है, सुनना ध्यान से, ये क्या कह रहा है?
ये यूं कह रहा है कि भैया फ्लक्स कैसे निकालो, कि ऐसे निकालो। कि कैसे? देख बेटा ऐसे, फाई ई बराबर सिग्मा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। फाई ई बराबर सिग्मा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये तो रख ले फॉर्मूला याद कि सर सिग्मा क्यू क्या है? सिग्मा क्यू है किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है बताओ? निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान कितना होता है? 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। याद रखना एप्सिलॉन नॉट तो हो गया निर्वात की विद्युतशीलता, सिग्मा क्यू हो गया बंद पृष्ठ में आवेश, बंद पृष्ठ में कुल आवेश, और एप्सिलॉन नॉट। तो सुनो गाउस का नियम क्या कहता है? गाउस के नियम का कथन क्या होगा? सबसे आसान भाषा तो ये है गाउस के नियम का कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान उसमें निहित कुल आवेश तथा एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। सुनो 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 वापस आ जाओ। किसी बंद पृष्ठ में निर्गत फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित कुल आवेश तथा एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। ये कौन का नियम है बताओ? गाउस का नियम है। किसका नियम है? ये है गाउस का नियम। यहां से एक छोटा सवाल इस तरीके से बन सकता है कि भैया मान के चलो, क्या करो? मान के चलो। कैसे मान के चले? मैं बता रहा हूं कैसे मान के चल। देख सुन दे काम की बात, आजा देख ये दे दिया तेरे क्वेश्चन, ये वाला आया हुआ है। चलो पहले ये वाला कर लेते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन दिया तुम्हारे को, आया हुआ सवाल है ना ये बोर्ड के अंदर। मान लो यहाँ पर मैं आवेश रख देता हूँ 2 कूलम, यहाँ आवेश रखा हुआ है 3 कूलम, यहाँ रखा हुआ है 5 कूलम, यहाँ रखा हुआ है 10 कूलम। हमने कहा कि जो छायांकित भाग है, छायांकित का मतलब ये वाला था, छायांकित भाग में से गुजरने वाला कुल फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग में से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, तो आप देखना छायांकित भाग में कितना आवेश रखा हुआ है, फ्लक्स पूछ रहा है। फ्लक्स का फॉर्मूला बताओ कितना होता है? कुल आवेश। कुल आवेश कितना है कि सर 3 और 2 5 और नहीं 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 नहीं, क्या देखना है आपको? छायांकित भाग में कितना आवेश है? कितना आवेश है बताओ? 2 कूलम। तो 2 लिख दे, इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या दे दे बेटा? भाग दे दे। कहानी खत्म हो गई। दूसरा सवाल मान के चल ले, ये तेरे को कोई बंद पृष्ठ दे दिया, यहाँ पर आवेश पड़ा हुआ है प्लस का 5 कूलम, माइनस का 3 कूलम, और यहाँ पड़ा हुआ है प्लस के 100 कूलम। ये क्वेश्चन आया नेक्स्ट, और उसने कहा कि भैया फ्लक्स का मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? इसमें फ्लक्स का मान ज्ञात करो। तो फ्लक्स का मान क्या होगा बताओ? फ्लक्स का मान होगा, एक काम करता हूं इसको हटा देता हूं, इस वाले को, ठीक है, हट गया हो। फ्लक्स का मान बताओ, सवाल ये रहा। तो मैं क्या बोल रहा हूं? फ्लक्स बराबर होता है बंद पृष्ठ के अंदर आवेश। बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है बताओ? प्लस का 5 कूलम, माइनस का 3 कूलम। 5 में से 3 गए, कितने बच गए? 2 कूलम बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये सर 100 को छोड़, बाहर कितना भी आवेश है कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अंदर कुल आवेश को जोड़ दो। प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, प्लस माइनस है तो घट जाएंगे, वो जोड़ के आपको आना चाहिए। बात आ गई? समझ में नहीं आ गई? तो फ्लक्स गाउस का नियम हो जाता है यहाँ पर खत्म। दूसरा हो जाता है फ्लक्स, यानी फ्लक्स और गाउस का नियम दोनों रिलेटेड हैं, इसलिए मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया कौन सा? गाउस का नियम के साथ में विद्युत फ्लक्स का। हमारा मेन मकसद है गाउस के नियम पे अच्छी पकड़ बनाना। इस बार हम उम्मीद करते हैं इसमें से सवाल आपका दिख जाएगा। बहुत टाइम से नहीं आ रहा तो गाउस नाराज हो जाएगा, इसलिए ये सवाल आना जरूरी है। अब बेटा देखो ध्यान सुनो, इसकी कंक्लूजन की मैं बात करता हूं। तो आप कहां पर पहुंचे? आप पहुंचे यहां पर कि सर फ्लक्स की परिभाषा तो ये कहती है कि फाई ई बराबर ई डॉट डी एस। बेटा ई डॉट डी एस लिख ले, सुन ले, पागल मत हो तू, इधर देखना होगी बात। फाई बराबर ये एरिया है, बहुत से बच्चे इसको एस भी लिखते हैं। एस भी क्या है? सरफेस एरिया। एस क्या है? सरफेस एरिया। एस भी एरिया है और ए भी एरिया है। तो ई डॉट ए लिखो या ई डॉट डी एस लिखो, कंफ्यूज मत हो। आप जो लिखते हो वो लिखते हुए रहना। फाई बराबर ई डॉट डी एस कि सर फ्लक्स तो इसके बराबर होता है परिभाषा से। और गाउस का नियम क्या कहता है कि भैया फ्लक्स तो किसके बराबर होता है? सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये कौन कहता है? गाउस का नियम। तो ये दोनों चीजें मिलकर के क्या बन जाती है? एक गाउस की थ्योरम बन जाती है। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? अब हम करने वाले हैं डेरिवेशन, जो मिलेंगे आपको बड़े बड़े 3 नंबर के। कितने नंबर के? 3 नंबर के, यानी 4 नंबर का चैप्टर है। 1 नंबर हम उम्मीद करते हैं अगर यहां से आ गया तो आ गया,
3 नंबर अब आपके पक्के हैं। आइए पहला डेरिवेशन पे आते हैं हम लोग। डेरिवेशन नंबर फर्स्ट। सवाल आएगा, सवाल कैसे आएगा सुनो। गाउस के नियम की सहायता से, कैसे आएगा? गाउस के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, लिख ले इसको, लिख ले। अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण, 3 डेरिवेशन है इसके। पहला है अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार के कारण। मैंने शॉर्ट में लिखा है बेटा, ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन देख के तू घबरा जाएगी क्या आया वहां पर। अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो। पहला डेरिवेशन ये वाला सकता है। दूसरा कौन सा सकता है देख, दूसरा आएगा कुचालक परत के कारण, कुचालक आवेशित परत के कारण, परत कह सकता है या फिर शीट कह सकता है या फिर चादर कह सकता है। चादर, परत और शीट, ये दूसरा डेरिवेशन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और तीसरा डेरिवेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा गोले के कारण। किसके कारण? एक आवेशित गोले के कारण, आवेशित गोले के कारण। अब सुनो, गोला कह सकता है या गोलीय कोश कह सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। 3 डेरिवेशन है, 3 में से कोई भी एक डेरिवेशन आ जाएगा। कि सर एक ही बता दो, रिस्क नहीं लेनी है, एक की 3 डेरिवेशन याद करने हैं पूरे के पूरे। इसके अलावा और या फिर पूरा चैप्टर पढ़ ले रहेगा, तेरे से नहीं हो पाएगा। एक पूछ रहा है ना तो चला जा, वीडियो बंद करके चला जा, वीडियो बंद करके चला जा, जल्दी से जा तो चला जा। ये 3 पढ़ने पड़ेंगे, 3। तार, परत और गोला, तार, परत और गोला। 5 मिनट रुक, यही याद कराता हूं, देख सुनो। अनंत लंबाई का तार, किसकी बात कर रहे हैं? पहले अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। अब देख बेटा, इसमें लिखेंगे कैसे? सबसे पहले हम लिखेंगे, माना एक अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार है। माना एक अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार है जिस पर आवेश Q स्थित है। आवेश कितना स्थित है? Q स्थित है। समझ में आया? इसके कारण R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? उसके बाद हम लिखेंगे पैराग्राफ बदल करके इसकी दिशा। अब सुनो, दिशा कैसे लिखी जाएगी? माना dq आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो किधर आएगा बेटा? दूर आएगा। प्लस के कारण किधर आता है? दूर आता है। और ऐसे ही एक dq यहां पर ले लो, इस dq की वजह से विद्युत क्षेत्र किधर होगा बोलो? इस dq की वजह से भी विद्युत क्षेत्र किधर होगा? दूर होगा। लेकिन ये दोनों दूरी बराबर हैं, ये x है तो ये भी कितनी होगी? x ही होगी। इसको मान लो आप E1 और इसको मान लो आप कितना? E2। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों अलग अलग हैं। अब अगर इनकी कंपोनेंट करोगे आप तो ये मान लो थीटा, ये भी क्या मान लो? थीटा। तो E2 का कंपोनेंट किधर होगा? इधर होगा सर, E2 cos थीटा। E2 को तोड़ दिया 2 में, इधर आएगा E2 sin थीटा। इधर क्या है बोल? E1, तो E1 को भी तोड़ दे 2 में, इधर कितना आएगा बोल? E1 cos थीटा। नीचे क्या आएगा बोल? E1 sin थीटा। लेकिन E1 और E2 दोनों बराबर हैं, अतः ये दोनों तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं, यानी काट देते हैं। और कुल जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो किसकी वजह से आएगा? क्षैतिज घटकों के कारण आएगा। कुल विद्युत क्षेत्र किधर आएगा? क्षैतिज घटकों के कारण। जो नोट्स लिखाए गए हैं वैसे तो वो करने हैं, नहीं लिखे हुए तो आपको पता होना चाहिए। पहले नंबर पे हम निकालते हैं दिशा और दूसरे नंबर पे निकालते हैं परिमाण। दिशा निकाल के परिमाण छोड़ देते हो तो नंबर कटेंगे 0, मतलब सॉरी नंबर मिलेंगे 0। समझ में आ रही बात मेरी? इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या है, अब जो मैं निकालने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है। अब जो हम फाइंड करने वाले हैं, क्या फाइंड करने वाले हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें तो खाली क्या लिखना है कि एक अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र लंबवत बाहर की ओर होता है। किधर हुआ बताओ विद्युत क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आ रही है? इधर आ रही है। लंबवत बाहर की ओर होता है। किसके कारण होता है? क्षैतिज घटकों के कारण। लेकिन नहीं आता तो कोई बात नहीं,
जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं वो तो पूरा लिखें, और जो बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, जिनको 4 सवाल ही पढ़ने हैं, वो केवल थोड़ा सा लिखें, ज्यादा मेमोरी नहीं भरनी। समझ में आ रही बात मेरी? हैंग होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए अब वाला सुन ले इंपॉर्टेंट, ये वाला क्या लिखेंगे, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हम एक बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। कैसा गाउसी पृष्ठ लोगे बेटा? बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। ये बेलनाकार गाउसी पृष्ठ ले लिया आपने, बात आई समझ में नहीं आ गई? अच्छा, अब क्या करेंगे हम? अब इस पे बेटा 3 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं इस पे? 3। नंबर 1 पृष्ठ, नंबर 2 पृष्ठ और नंबर 3 पृष्ठ। 3 प्रश्न हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा तुम निकाल चुके हो, किधर आई बताओ? लंबवत बाहर की ओर। तो विद्युत क्षेत्र बना दो चुपचाप। ये बना दिया सर। इधर बना विद्युत क्षेत्र, ये बना दिया। इधर बना, ये बना दिया। बोल बना दिया कि विद्युत क्षेत्र? ठीक है। अब सुन, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? अब क्षेत्रफल। इसके कारण बता क्षेत्रफल किधर होगा? नीचे की ओर। ये लिख दे dA या ds, कुछ भी लिख दो। क्षेत्रफल इसका किधर होगा? बाहर की ओर, इसको लिख दे dA। इसका क्षेत्रफल किधर होगा? ऊपर की ओर dA। अब यहां लिख दे बेटा पृष्ठ 1, यहां लिख दे पृष्ठ 2, यहां लिख दे पृष्ठ 3। बोल 3 पृष्ठ लिख दी तूने? आगे बात समझ में? अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे गाउस के नियम से। किसके नियम से बताओ? गाउस के नियम से। इसको इधर पटकते हैं थोड़ा सा, और इधर ले जाते हैं इसको एक बार। ये लो, छोटा कर देते हैं इसको, ठीक है ना? किससे लिखेंगे बताओ? गाउस के नियम से। अब बेटा लिख गाउस के नियम से। और गाउस का नियम क्या था? कि सर गाउस का नियम था इंटीग्रेशन E डॉट dA बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये थोड़ी था, अबे फ्लक्स तो यही है ना, परिभाषा से ये है, गाउस के नियम से ये है, इसको बोलते हैं गाउसीय प्रमेय। तो सिग्मा क्यू E डॉट ds बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितने प्रश्न है बता? 1 2 3। इसको 3 बार लिख दे। इसको कितनी बार लिख दे? 3 बार। मुझे एक बात बता, तो E डॉट dA को खोलेगा, ले खोल ले इसको, यहीं पे खोल के पटक दे। E dA cos थीटा बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको 3 बार लिख दे बेटा, लिख 3 बार। E dA cos थीटा प्लस E dA cos थीटा प्लस, लगातार चलने देना है ना, E dA cos थीटा 3 बार लिख दिया, बराबर क्या आएगा? बोल सिग्मा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। बोल बात आगे समझ में नहीं आ गई? अब लिख ले बेटा इसमें कि सर अब क्या लिखूं, लिखा जाता नहीं, लिख ले S1 S2 और यहां लिख दे कितना? S3। बता S1 के लिए कोण कितने का है? कोण बन रहा है बेटा 90 डिग्री का, लिख दे 90 डिग्री। S2 के लिए कोण कितने का बन रहा है बता? 0 डिग्री। और S3 के लिए वापस कितने का? 90 का। तो S1 के लिए यहां लिखेगा तो अगली स्टेप में 0, सॉरी S1 के लिए कितना है? 90। S2 के लिए 0, S3 के लिए 90। अब बता cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? कि सर cos 90 की तो 0 होती है, और cos 0 की कितनी होती है? 1। तो cos 90 की वैल्यू 0 है, तो ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। बचा कौन सा मेरे पास? ये। चाहे तो एक स्टेप और लिख ले बढ़ा के, 0 प्लस ये रह गया सर E dA cos 90 की वैल्यू 1 प्लस ये खत्म 0 बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। E को मेरे बेटा बाहर निकाल लेना चुपचाप से, निकाल लिए क्या बाहर? बोल क्या बचा? सिग्मा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। आगे बात समझ में? अब सुन, dA, अबे dA क्या हुआ? मान ले लंबाई कितनी है इसकी? L। त्रिज्या कितनी है बता इसकी? R। अब सुन ले परिधि कितनी हो गई? कि सर परिधि तो हो गई 2 पाई r, और ये कितनी हो गई? L। तो इसका क्षेत्रफल होता है 2 पाई r L। लिख 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 2 पाई r L। भाई याद रख लीजिए इसको, ये क्या होता है? 2 पाई r L बराबर सिग्मा Q। सिग्मा Q क्या होता है? सिग्मा Q होता है रेखीय आवेश घनत्व। साइड में लिखोगे आप, है ना, इधर ही बाजू में लिख लेना, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q बटे L। तो Q बराबर बोलो कितना हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू L। Q बराबर लैम्डा इंटू L, जहां पर लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है। लैम्डा क्या है बेटा? रेखीय आवेश घनत्व।
तो सिग्मा क्यू की जगह लिख देना तू लैम्डा एल बटे में क्या आ जाएगा बोल एप्सिलॉन नॉट। बस खत्म हो गया। बोल कौन से कौन गया कि सर एल से एल चला गया। निकालना क्या है, ई निकालना है। तो इस पूरे को इसके नीचे ले जा, ई निकल जाएगा तेरा। कैसे निकलेगा सर, ई बराबर लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर। ये आ गया तेरा फॉर्मूला किसका, विद्युत क्षेत्र का। अब क्या करूं सर, अब कुछ मत करे, चाहे तो यहां पर छोड़ दे, और अगर तेरा मन करे एक स्टेप और बढ़ाने का तो इसको 2 से गुणा कर, 2 से भाग दे। उससे क्या होगा, उससे k बन जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर तू 2 से गुणा करके 2 का भाग दे देगा तो फॉर्मूला आ जाएगा तेरे पास E बराबर 2k लैम्डा अपॉन r। साथ में दिशा जरूर लगाना, दिशा किधर आएगी बोलो, r के, और ये सदिश रूप में लिख दिया गया। तो E बराबर 2k लैम्डा अपॉन r इनटू में r के। इस तरीके से आपका पहला डेरिवेशन हो जाता है खत्म। लेकिन इसमें ग्राफ और बनाना पड़ेगा आपको। क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ। पूछ लेता है कि भैया ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ कैसे बनाओगे। विद्युत क्षेत्र ये रहा, दूरी ये रही, कैसे आ रही है बताओ, व्युत्क्रमानुपाती। तो विद्युत क्षेत्र और दूरी का जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसे आएगा। खत्म, टाटा, हो गया काम। इसमें समझ में आ गई बात, नहीं आ गई। ये है पहला डेरिवेशन। कैसा डेरिवेशन, हम भूल जाते हैं बेटा। भूलेगा तो सही, मैं खुद ही भूल जाता हूं। तो भूलने के लिए क्या करें, भूलने के लिए तो कुछ नहीं करना, लेकिन याद करने के लिए आपको ये डेरिवेशन लिखना पड़ेगा। फालतू बैठा हुआ है लिख दे। दिन ही कितने बचे हैं, अब तो 2-4 दिन बचे हैं, घटा कर खींच जाए उसको। पहला डेरिवेशन फिनिश होता है। अब आते हैं सेकंड डेरिवेशन पर। आइए, नेक्स्ट डेरिवेशन है मेरे पास एक समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समतल चादर, कुचालक चादर, प्लेट, परत, शीट, परत, शीट, चादर, परत, शीट, चादर। कुचालक की जगह ये भी दे सकता है समतल, कुचालक की जगह अब क्या भी दे सकता है बताओ, समतल भी दे सकता है। परत, शीट, चादर, डेरिवेशन ये वाला हुआ। परत, शीट, चादर, डेरिवेशन ये वाला हुआ। सुन काम की बात, क्या लिखेंगे बता, वापस वही प्रोसेस चालू कर। माना बेटा चित्र बढ़िया बनना चाहिए, देख चित्र कैसे बना रहा हूं, ध्यान से देखना चित्र को। माना एक आवेशित परत जिस पर आवेश Q है, जिस पर आवेश कितना है, Q है। इसके कारण R दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। इसके कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब लाइन बदल के क्या लिखोगे, दिशा। लाइन बदल के क्या लिखेंगे हम लोग, दिशा लिखेंगे। दिशा कैसे लिखेंगे बताओ बेटा। सुन, जैसे तेरे पास तार था ना, तार, ऐसे ही अब क्या ले ली तूने, परत ले ली। तो दिशा के लिए सेम प्रोसेस आएगा जो हमने पहले लिखा था। आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत बाहर की ओर होगी। दिशा किधर होगी, लंबवत बाहर की ओर, बिल्कुल पहले वाले डेरिवेशन की तरह लंबवत बाहर की ओर होगी। अब क्या लिखेगा, नीचे लाइन बदल के विद्युत क्षेत्र का परिमाण। परिमाण निकालने के लिए हम एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। किसकी परिकल्पना कर रहे हैं, एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। ये रहा देखो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ। आगे बात समझ में, उसमें बेटा बेलन अलग तरीके से लिया था, इसमें बेलन अलग तरीके से लिया है। प्रोसेस वही है। पता पिछली बार क्या किया था, कि सर पिछली बार आपने किया था गाउस के नियम से E डॉट dA बराबर सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोल, यहां तक बात समझ में आ गई हो, आगे बोल, बोल, लिख दिया। अब कितनी बार लिखेगा इसको कितनी बार लिखेगा, बेलन में 3 बार लिखते हैं सर। बेलन में कितनी बार लिखते हैं, 3 बार लिखते हैं। आ जाते यहाँ जल्दी आ, आगे क्या सुन, विद्युत क्षेत्र किधर आया, लंबवत बाहर की ओर। ये प्लेट है तो विद्युत क्षेत्र होगा सर इस दिशा में। ओके, पता क्या लेगा, एरिया ले लो सर, एरिया। शाबाश बेटा, बहुत होशियार हो गया। और कर लो बेटा, और यहाँ ले लो, शाबाश बेटा। और बता, और बता, और बता, और बता, और बता। देख क्या बात है, 3 जगह ले लिया। कितनी जगह ले लिया, 3 जगह। सुन काम की बात, मान ले S1 S2 और ये क्या आ गया बोल, S3 आ गया। आगे क्या S3, ठीक है, S3 S1 और S2, ठीक है। अब सुन काम की बात, देख विद्युत क्षेत्र ये रहा और इधर क्या हो जाएगा, एरिया। एरिया तो लंबवत होता है। अच्छा, इसमें बता विद्युत क्षेत्र किधर होगा, कि सर विद्युत क्षेत्र तो इधर ही होगा। और एरिया, प्लेट ऐसे रखी तो ऊपर, एरिया किधर होगा, ऊपर की तरफ।
इसमें बता विद्युत क्षेत्र, गलती मत करना, यहाँ पर लंबवत बाहर की ओर होता है तो विद्युत क्षेत्र इधर बनाना, विद्युत क्षेत्र। और एरिया किधर होगा कि सर एरिया भी इधर ही होगा। क्या बात है ढोलू, जस्ट चीज समझ में आ गई, बात नहीं आ गई? 3 बार लिख दिया। अब तू बता दे मेरे को, कोण बता दे तू। अगर तूने कोण बता दी तो मजा सा आ जाएगा। 0 डिग्री पता, थीटा बराबर 90 डिग्री पता, थीटा बराबर 0 डिग्री। आगे बात समझ में? कितनी बार लिखेगा कि सर 3 बार लिखूंगा। 3 बार में क्या लिखेगा? 0 90 0, 0 90 0। लिख 3 बार, लिख 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 ई डी ए कोस थीटा। एक स्टेप खा के सीधा लिख दूं, 0 प्लस ई डी ए कोस 90 प्लस ई डी ए कोस 0 बराबर सिग्मा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। बोल बेटा, S1 S2 S3 बोल। कोस 0 की वैल्यू बता दे तो मेरे को कितनी होती है? कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? कोस 0 की वैल्यू तो होती है 1 और 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। अब लिख ले। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। याद रख लो इसको, आ जाओ। कोस 0 कि सर कोस 0 की वैल्यू तो 1 है, तो ये तो बेटा बच गया तो बचा ले। ई डी ए काय के लिए? S1 के लिए प्लस कोस 90 की वैल्यू 0, तो ये तो हो गया खत्म, तो 0 लिख दे प्लस बता ई डी ए कोस 0 की वैल्यू 1 बच गया, बचा ले। ई डी ए बराबर सिग्मा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। बोल आगे समझ में? अब सुन काम की बात। S3 लिखे, E को तो बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रहेगा यार? DA प्लस E को तो बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रहेगा यार? DA बराबर सिग्मा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये है S1, ये है S3, यो है S1, यो है S3। S1 और S3 का एरिया बराबर होगा। S1 और S3 का एरिया क्या होगा? बराबर। तो कोने में चलते हैं थोड़ी देर के लिए। कहां चलते हैं? कोने में आओ, कोने में आओ। कोने में आ गए क्या? कोने में क्या लिखेगा? DA बराबर DA दादा कोण के? S3 के, 1 और 3 के बराबर मान ले किसके हैं? A के। मान ले किसके हैं? A के। अब क्या लिखेगा? बोल सिग्मा क्यू लिखेगा। सीधे लंबे तार पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा। यहां सरफेस है, सरफेस पे होता है सिग्मा। सरफेस पे क्या होता है? सिग्मा। सिग्मा बराबर Q अपॉन A, या फिर देख क्या निकालना तेरे? Q बराबर सिग्मा इनटू में A। तो दो वैल्यू पुट कर दे, देख इधर आ जा बेटा, घबरा मत बिल्कुल भी। E DA की जगह क्या लिखेगा? कैसा DA तो A के बराबर है, तो बेटा A लिख दे प्लस E DA किसके बराबर है? DA A के बराबर है, बराबर सिग्मा Q ये रहा सिग्मा A बटे एप्सिलॉन नॉट। अब सुन, A तो बेटा कॉमन आके चुपचाप चला जाएगा, A कॉमन आके कट जाएगा, तो E प्लस E कितने हो गए? 2E हो गए सर। 2E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, या E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। और दिशा किधर आ रही है? लंबवत बाहर की ओर। तो लगा दे इसमें n कैप, ऊपर बना दे वेक्टर। ये हो गया तेरा खत्म। सेकंड डेरिवेशन हो जाता है बेटा आपका फिनिश। सेकंड डेरिवेशन हो जाता है आपका फिनिश। वेक्टर E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में n कैप। वेक्टर E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में n कैप। बोल आगे की बात समझ में नहीं आ गई? इसमें काम की बात ये है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समतल चादर से दूरी पर निर्भर नहीं करती। दूरी पर निर्भर नहीं करती। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? इसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। E और R का ग्राफ कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन। यह दूरी पर निर्भर नहीं करती। बोलो सेकंड डेरिवेशन समझ में आ गया क्या? अब आते हैं हम लोग थर्ड डेरिवेशन पर। 1 2 के बाद आएगा 3। आइए बोलो, आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। अब मेरी बात सुनो, गोला थोड़ा सा अलग होता है लेकिन इंपॉर्टेंट है,
क्या है गोले के कारण? गोले के कारण 3 जगह निकालेगा, अंदर, बाहर और पृष्ठ पे। एक बात सुन ले, वीडियो की लेंथ हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन समझ में पूरा आएगा। छोटी वीडियो के चक्कर में ऐसे नहीं भाग जाओ इधर उधर चल जाओ रे और बहुत लंबी। भाई पेशेंस रखना पड़ेगा, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा और आपको समय थोड़ा सा देना पड़ेगा। बात आई समझ में नहीं आई? तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं आगे की तरफ। देख सुन बेटा, सुन ले काम की बात देख, सुन देख। माना एक गोला जिसकी त्रिज्या r तथा उस पर आवेश q है। गोले की त्रिज्या कितनी है? r और आवेश कितनी है? q है। ठीक है साहब। इसके कारण हमें बाहर, अंदर तथा पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। कहां करेगा बता? बाहर, अंदर तथा पृष्ठ पर। तो सुनो काम की बात, बाहर, अंदर तथा पृष्ठ पर। सबसे पहले कहां निकाल लेते हैं? बोलो बाहर। गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब सुनो, इसमें एक लाइन और लिख देना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इसमें गाउसीय पृष्ठ कैसा होगा? गोलाकार। बाहर निकालना है, मान ले बाहर पॉइंट तेरा ये रहा, स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट है स्थित बिंदु P, जहां आपको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो क्या लेना पड़ेगा? गाउसीय पृष्ठ लेना पड़ेगा। तो आपने गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की क्या कर ली बेटा? परिकल्पना कर ली नहीं करी? बोलो। अब यहाँ गाउसीय पृष्ठ पर आप एक क्षेत्रफल ले लो, जैसे पहले लेते थे, ले लिया। प्लस के कारण बताओ विद्युत क्षेत्र किधर होगा? कैसा विद्युत क्षेत्र होगा? बाहर की ओर। और एरिया किधर होगा? एरिया भी बाहर होगा। तो थीटा कितना हो गया इसमें? थीटा हो गया इसके अंदर 0। किस तरह इसमें एक ही बार लेंगे क्या? अबे गोले पे एक ही बार तो लेंगे यार। बेलन में तो 3 क्षेत्रफल थे। बेलन में तो कितने क्षेत्रफल थे? 3 थे, तो 3 लिए। गोले में तो एक ही लेना पड़ेगा, तो गोले में एक ही बार लिख लेना यहाँ पे, गाउस के नियम से। लिख लिया? अब आप E डॉट dA इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। बोल, अगली बात समझ में? सफेद में ले लेता हूं, आजा बोल, खोल इसको, खोल जल्दी से। E dA cos 0 बराबर सिग्मा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। पता cos 0 का मान कितना होता है? 1। शाबाश। E dA बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। E को मेरे बेटा बाहर निकाल ले, अंदर के रह गया dA बराबर सिग्मा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब सुन काम की बात, A dA, ये रहा dA अगर ये है तो खोल। पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। इधर लिख देना कोने में, क्या लिखेगा? समाकलन dA बराबर 4 पाई r स्क्वायर। और टोटल आवेश कितना मान ले? यहाँ पर टोटल आवेश मान ले Q। टोटल आवेश कितना मान ले? Q। तो वैल्यू पुट कर, E इनटू में 4 पाई r स्क्वायर। r स्मॉल आएगा बेटा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। E निकालना है तो E निकालना है तो Q बटे में 4 पाई r स्क्वायर इनटू में एप्सिलॉन नॉट। लिख दिया? नहीं लिखा? बोल, लिख दिया क्या? आ जा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सुना लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये होता है K। ये क्या होता है? K। तो E बराबर K Q बटे R स्क्वायर। K Q बटे R स्क्वायर। K Q बटे R स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई गोले के कारण कहां पर? बाहर। गोले के कारण कहां आ गई? बाहर। अगर सुनो पृष्ठ आवेश के रूप में पूछे तो सिग्मा हो जाएगा। यहाँ पर पिछली बार लिखा था Q बराबर क्या होता है? सिग्मा बराबर Q अपॉन A। लेकिन अभी जरूरत नहीं है, तो E बराबर K Q बटे R स्क्वायर। ये कहाँ आया बेटा? सर ये आया बाहर। ये कहाँ आ गया? बाहर। अब कहाँ निकालेंगे हम लोग? सेकंड नंबर पर, पृष्ठ पर। सेकंड नंबर पर लिखोगे पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पर कब होगा? बोलो। पृष्ठ के लिए जो स्मॉल r है वो किसके बराबर होगा? कैपिटल R के बराबर होगा। पृष्ठ पर स्मॉल r किसके बराबर होगा? कैपिटल R के बराबर होगा। स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है तो फॉर्मूला बताओ कितना लिखूंगा मैं? E बराबर K Q बटे में कैपिटल R का स्क्वायर। E बराबर K Q बटे में कैपिटल R का स्क्वायर। आगे बात समझ में नहीं आ गई? ठीक है साहब। अब बेटा बात करते हैं हम लोग गोले के अंदर। किसके अंदर? गोले के अंदर।
अंदर वाला चित्र बेटा एक काम करता हूँ, इधर बना देता हूँ मैं, अंदर वाला चित्र इधर बना देता हूँ। ये तो क्या हो गया, गोले के बाहर। आप सुनो, अंदर ये रहेगा, ये थोड़ी सी लाइन, कोई बात नहीं, आ जाओ। गोले के अंदर बनाना बेटा, गोला ले ले, माना ये गोला जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, अंदर कोई बिंदु P है, अंदर कोई बिंदु P है तो क्या करेगा बता, एक गाउसी पृष्ठ की परिकल्पना करेगा जिसकी दूरी कितनी होगी, स्मॉल आर त्रिज्या की। सारा आवेश कहां पर है, बाहर है। गाउसीय पृष्ठ के आवेश बाहर है, गाउसीय पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश नहीं है, गाउसीय पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश नहीं है। यानी गाउसीय पृष्ठ के अंदर मैं लिख सकता हूं सिग्मा क्यू बराबर 0, सिग्मा क्यू बराबर 0। तो क्या लिखेंगे, गाउसीय पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है, अतः विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0 होगा। विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0 होगा। यानी किसी गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0। पृष्ठ पे KQ अपन R स्क्वायर और बाहर KQ बटे R स्क्वायर, बाहर भी कितनी होती है, KQ बटे R स्क्वायर होती है। आगे बात समझ में नहीं आ गई? अब सुन इसका ग्राफ, अब क्या सुन इसका ग्राफ, देख सुन। सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ पर होती है। मैं देखिए इमेजिनरी गोला बनाऊं अगर एक, तो यहाँ मान लो कैपिटल R, सबसे ज्यादा कहां पर होती है, पृष्ठ पर। बाहर जैसे जाओगे कम होती जाएगी, अंदर कितनी होती है, 0। ये आ गया बेटा इसका ग्राफ, ये क्या आ गया इसका ग्राफ। चाहो तो इसको मत बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, ये ग्राफ आपका बनेगा। तो ये चैप्टर 1 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं खत्म, चैप्टर 1 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं खत्म। 4 नंबर का चैप्टर है, 3 नंबर का डेरिवेशन आ रहा है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं पूरी पूरी के 3 नंबर में यहां से आपका कवर हो जाएगा। समझ आ गई बात, नहीं आ गई? अब सुनो दूसरी बात, अगर तुम्हारी मेमोरी थोड़ी सी बचती है तो 2 डेरिवेशन और बचते हैं इसके द्विध्रुव वाले, उनको जरूर कर लीजिए। नहीं बचती तो कोई जरूरत नहीं है, इससे काम चल जाएगा। आगे बोलो, बात समझ में नहीं आ गई? क्योंकि अथवा में क्वेश्चन आ रहा है तो क्या मतलब है, लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट हो, आप सोचते हो पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं तो पूरा चैप्टर पढ़ना है, फिर तो मैं क्या कहूँ, है ना, फिर तो पूरा पढ़ लो, पूरा चैप्टर पढ़ लो। लिखने का तरीका, डायग्राम वगैरह सब आपका प्रॉपर होना चाहिए कि नंबर सारे कटे ही नहीं। तो ये सर, ये तो हमको करना है किनको, जिनका सिस्टम खराब हो रखा है तो वो खाली इनको देखेंगे केवल। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? अब इसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। आ जाओ। चैप्टर 9 में से इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस मैं आपको बताने वाला हूं, उन पर जरा फोकस कीजिएगा और सुनो वापस, यही क्वेश्चंस आने की हम उम्मीद रखते हैं। सुनो, पहला डेरिवेशन जो इस बार बहुत तेज आता हुआ मेरे को नजर आ रहा है, डेरिवेशन नंबर 1, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। अच्छा सर, हाँ मेरे बेटे, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, समझ गया क्या बोल? के बाद आ जाओ आप सेकंड नंबर पर, लेंस निर्माता सूत्र। कौन सा भैया? लेंस निर्माता सूत्र। इसको बेटा दूसरे लफ्जों में कहता है पतले लेंस से अपवर्तन, मतलब लेंस निर्माता सूत्र ही होगा। तीसरे नंबर पर आप आ जाओ, सूक्ष्मदर्शी, और चौथे नंबर सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। चौथा नंबर क्या, बस खाली यही है, 3 नंबर है, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। अब सुनो बढ़िया बात आप कि सर बढ़िया बात कैसे सुने, एक सवाल बता दो आप तो सर, कोई एक बता दो, ये बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मेरे से नहीं हो पाएंगे। तो सुन, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी पढ़ के चला जाना चुपचाप। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, मैं भी पहले सूक्ष्मदर्शी पढ़ाऊंगा, फिर क्या पढ़ाऊंगा, दूरदर्शी पढ़ाऊंगा। समझ आई बात? यही, उसके बाद में ये वाली चीजें बताऊंगा, लेकिन सूक्ष्मदर्शी के साथ इसको जरूर कर लेना, सूक्ष्मदर्शी के साथ इसको जरूर कर लेना, टाइम बचे तो। अगर मेमोरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी पढ़ ले, तेरा काम हो जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के। आइए तो आइए, सबसे पहले नंबर पर हम पढ़ना चाहते हैं सूक्ष्मदर्शी। कि सर सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? इसको बोलते हैं बेटा माइक्रोस्कोप। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटी छोटी वस्तुएं, दर्शी का मतलब दर्शन कराना, यानी छोटी वस्तुएं जो हम देख नहीं पाते उनको बड़ा करके अगर दिखा देंगे तो उसके दर्शन हो जाएंगे। मैं अभी तेरे को छोटा नजर आ रहा हूं, जैसे जैसे मैं पास आऊंगा तेरे को बड़ा दिखता नजर आऊंगा, तेरी पूरी स्क्रीन मैंने घेर ली होगी। समझ में आ गया क्या? दूर चला गया मैं छोटा हो गया, पास आ गया मैं बड़ा हो गया, दूर चला गया छोटा हो गया, पास आ गया बड़ा हो गया।
समझ में आई बात नहीं आई? अब देखो आपकी बात, सूक्ष्मदर्शी क्या है? सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़ा करके हमें दिखाता है। समझ में आ गई? सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार का है। नंबर 1 सरल सूक्ष्मदर्शी। कौन सा सूक्ष्मदर्शी बोलो? सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सवाल कैसे आएगा? सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो आइए एक छोटा सवाल और मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं आवर्धन क्षमता का। सुनो बेटा, आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं? आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता इसको लिखते हैं बेटा एम से। आवर्धन का मतलब होता है बिंब की तुलना में प्रतिबिंब कितना बड़ा बना, यानी वस्तु कितनी छोटी है और उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, उसी को कहते हैं आवर्धन क्षमता। तो सुन, आवर्धन क्षमता किसे कहेंगे? m बराबर माइनस वी अपॉन यू। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी तथा बिंब की दूरी के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। लेकिन सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी का सवाल आता है तो आपसे आवर्धन क्षमता पूछेगा, वो कौन सी? कोणीय आवर्धन क्षमता बताइए। कौन सी बेटा? कोणीय आवर्धन क्षमता। तो कोणीय आवर्धन क्षमता मतलब कोण। कोण का मतलब m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। बीटा कौन सा कोण है बेटा? बीटा कोण है जो प्रतिबिंब से बनता है। किससे बनता है? प्रतिबिंब से बनता है, दर्पण उस लेंस के साथ में। प्रतिबिंब से लेंस, प्रतिबिंब का प्रतिबिंब से बनने वाला कोण बीटा, और अल्फा क्या है? अल्फा है बिंब से बनने वाला कोण। बिंब से बनने वाला कोण क्या होगा? अल्फा। ये क्या कहलाएगा? आपका कोणीय आवर्धन क्षमता। कोणीय आवर्धन क्षमता का सूत्र कितना है? m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। अब बेटा सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आपको चित्र बनाने आने चाहिए, और उसकी मैं बताऊंगा आपको ट्रिक कि चित्र कैसे सेट होगा। नंबर 1 सुनेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी। बेटा हिंदी लिख ले, क्या लिखेंगे? सरल सूक्ष्मदर्शी एक छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? केवल एक उत्तल लेंस होता है। इसकी सहायता से वस्तु को बड़ा करके देखा जा सकता है। फिर लिखेगा इसके अंदर ये फोकस, यहाँ पे भी एक फोकस ये अपडेट मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिद्धांत, अब इसके सिद्धांत में क्या लिखेंगे? जब वस्तु को फोकस दूरी पर रखा जाता है। किस पर रखा है भैया? फोकस दूरी पर। ट्रिक सुन ले, सबसे पहली रेखा गुजारेगा तो बेटा यहां से गुजार दी, दूसरी रेखा गुजरेगी समांतर, समांतर जाने के बाद ये कहां से गुजरेगी बताओ? फोकस से। अब जब फोकस से गुजरे तो ये दोनों किरणें मेरे को दूर जाती हुई नजर आनी चाहिए। ये दोनों किरणें कैसी नजर आनी चाहिए बेटा? दूर जाती हुई नजर आनी चाहिए। ये देख, दूर जाती हुई नजर आ रही है। तीर का निशान जरूर बनाना। यहां पर क्या बना देना? यहां बना देना आंख। अब इन किरणों को जबरदस्ती अगर मैं पीछे लूंगा, अब देखो यहां से लाइन बनेगी डॉट डॉट वाली। यहां से लाइन कैसे बनेगी? डॉट 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 डॉट। जबरदस्ती पीछे लेंगे तो जहां पर दोनों मिलेंगी वहां पर किसका निर्माण हो जाएगा? प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। चित्र बनाना सीख गए कैसे बनेगा? बिंब मान ले ए बी, प्रतिबिंब मान ले ए डैश बी डैश। क्या लिखेंगे? सिद्धांत के अंदर लिखोगे आप, जब बिंब को फोकस दूरी पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब सीधा, बड़ा तथा आभासी बनता है। सीधा, बड़ा तथा आभासी बनता है। लिख लिया ये। इसके बाद डेटा लिखो। कैसे डेटा कैसे लिखते हैं? देख बेटा, ये क्या है? ए बी, बिंब, बिंब की दूरी होती है यू। ये क्या है बता? कैसा? ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी होती है बेटा वी। दोनों लेंस के इस साइड है तो क्या लिखूंगा मैं? माइनस माइनस। लेंस के उस साइड होती तो क्या लिखता मैं? प्लस। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? नेक्स्ट, आंख बंद करके ये वाला कोण बना देना चुपचाप से बीटा। क्या बना देना? बीटा। और अल्फा के लिए एक नया चित्र मैं डिजाइन करता हूं यहां से। इसको मान ले ए, इसको मान ले बी, और ये मान ले तेरा कोण कौन सा दे दिया मैंने? अल्फा, पॉइंट ओ से। अब सुनो काम की बात। बिंब कम से कम न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर होना चाहिए, और प्रतिबिंब कम से कम कहां बनना चाहिए? न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बनना चाहिए। बिंब तो हम कहीं भी रख सकते हैं, प्रतिबिंब कम से कम न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर लिखा हुआ होना चाहिए।
आप सुन ले काम की बात। न्यूनतम स्पर्श दूरी किसे कहते हैं? न्यूनतम स्पर्श दूरी का मतलब एक मनुष्य, एक स्वस्थ मनुष्य न्यूनतम कितनी दूरी तक देख सकता है, उसे कहते हैं न्यूनतम स्पर्श दूरी। और ये कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। इसको लिखता हूं बेटा मैं किससे? डी से। किससे लिखा जाता है बेटा? ये डी से। और कितनी होती है ये? 25 सेंटीमीटर। ये भी इधर है तो कौन सा चिन्ह आ जाएगा? माइनस। ट्रिक सुन ले, तेरे समझ में आ गई तो कोई बड़ी बात है नहीं। इस वाले त्रिभुज से निकालूंगा अल्फा और इस वाले त्रिभुज से क्या निकालूंगा मैं? बीटा। इस त्रिभुज से क्या निकालूंगा? बीटा। ये रहा देख, इससे बीटा निकलेगा और इससे क्या निकलेगा? अल्फा। डेरिवेशन तो छोटा सा है, खाली चित्र पे आपको ध्यान देना है। बता, m बराबर बीटा अपॉन अल्फा लिख दिया। अब क्या लिखेंगे? छोटे कोणों के लिए बीटा बराबर tan बीटा, छोटे कोणों के लिए बीटा बराबर tan बीटा तथा अल्फा बराबर tan अल्फा। समीकरण नंबर 1। दैट मींस आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है बेटा? अब आपको करना ये है कि tan बीटा और tan अल्फा निकालना है। तो सर tan बीटा कैसे निकालेंगे? ये रहा tan बीटा के लिए ये वाला त्रिभुज लोगे। क्या है बता? त्रिभुज बीटा। tan बीटा बराबर बीटा के सामने लंब, लंब कितना है बोल? AB। आधार कितना है बोल? माइनस का u। लंब कितना है? AB। आधार कितना है? माइनस का u। तो क्या लिखूंगा tan बीटा के लिए? m बराबर AB बटे में माइनस के u। ठीक है बेटा। अब आ जा tan अल्फा। अब क्या लिखेंगे? tan अल्फा। tan अल्फा ये रहा। अल्फा के सामने कितना है बोल? AB बटे में माइनस के d। AB बटे में माइनस के d। समझ गया? अब क्या करने का अपने को? कुछ भी नहीं करने का। अब तो अपने आप होगा बेटा। अपने आप कैसे होगा? AB से AB गया, माइनस से माइनस गया, दिल्ली ऊपर जाएगा। m बराबर दिल्ली गया ऊपर, यूनिवर्सिटी रह गई नीचे। m बराबर d अपॉन u। m बराबर d अपॉन u। m बराबर दिल्ली यूनिवर्सिटी। समझ में आ गया? कोणीय आवर्धन क्षमता सरल सूक्ष्मदर्शी की कितनी होती है? दिल्ली यूनिवर्सिटी du। क्लियर है बेटा ये वाली बात? अब सुन, इसमें केस पूछ लेता है वो तेरे से। क्या पूछ लेगा इसके अंदर? केस। कि सर हम तो वकील हैं ही नहीं, हम कैसे लड़ेंगे? अबे मैं सिखाऊंगा ना तेरे को लड़ना। मैं कौन हूं? जज। तेरे को क्या बना दूंगा? वकील। सुन इधर, केस पूछेगा तेरे से। 2 केस पूछेगा। क्या पूछेगा? 2 केस। कि भैया जब प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बने। कहां पर बने बेटा? न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी बता दे कितनी होती है? d बराबर 25 सेंटीमीटर। अब सुन, क्या न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब सबसे बड़ा बनेगा? न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सबसे बड़ा बनेगा। तो इस केस को 2 तरीके से तुमसे पूछ सकता है। सरल सूक्ष्मदर्शी की कोणीय आवर्धन क्षमता ज्ञात करो, या सरल सूक्ष्मदर्शी की कोणीय आवर्धन क्षमता ज्ञात करो जब प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बने। या प्रतिबिंब कैसा बने बेटा? सबसे बड़ा प्रतिबिंब बने। कैसा प्रतिबिंब बने? बड़ा प्रतिबिंब बने। तो बेटा सुन ना मेरी बात, कान खोल के। कैसा कैसे सुनूं? देख सुन। लेंस निर्माता सूत्र छोड़ो, लेंस सूत्र बताओ क्या होता है? 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u। लिख दिया। लेंस सूत्र होता है 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u। अब बेटा क्या करेगा? u बराबर क्या लिखेगा? u बराबर माइनस की u। इधर है, अबे u तो इधर ही होगा, केवल तेरे को v लिखना है। f हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव। v होगा तेरे पास कैसा? ये रहा प्रतिबिंब v किसके बराबर है तेरा? d के बराबर। v किसके बराबर है? d के बराबर। और ये भी किसमें आएगा बोलो? माइनस में, क्योंकि प्रतिबिंब इधर ही बन रहा है। सॉरी क्या चला गया? अबे यार एक सेकंड। समझ में आ गया? ये डेटा इतना है। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना। देख 1/f की जगह लिख दे 1/f बराबर 1/v की जगह माइनस के d माइनस के 1/u। आवर्धन क्षमता निकालनी है। प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बने तो क्या निकालनी है? आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता का सूत्र कितना होता है बता? m बराबर दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी कब बनेगी? जब इसको d से गुणा कर दे। किससे गुणा कर दे पूरे समीकरण को? d अपॉन f बराबर माइनस के दीदी माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस d अपॉन u। कैसे d अपॉन u तो बन गया तुम्हारे पास m। क्या बन गया बेटा? ये m बन गया। तो सुन काम की बात, d अपॉन f बराबर d एकम d माइनस का 1 प्लस m
m निकालना है तो m बराबर 1 प्लस d अपॉन f। ये आ गया अधिकतम आवर्धन क्षमता। क्या आ गई बेटा? अधिकतम आवर्धन क्षमता। इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है तुम्हारा। न्यूमेरिकल कैसे आएगा? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी इतनी है तो अधिकतम आवर्धन क्षमता ज्ञात करो। m बराबर 1 प्लस d अपॉन f। मान ले 50 दे दी उसने, कितनी दे दी? 50। 25/50 यानी 1/2, 3/2 आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। इस पर न्यूमेरिकल भी आएगा तुम्हारे साथ में। समझ में आ गई बेटा? बात नहीं आ गई? अब सुनो दूसरा केस। मैंने बताया कितने केस लड़ेंगे टोटल? 2। प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बने, या दूसरा केस आएगा प्रतिबिंब कहां पर बने बेटा? अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बने? प्रतिबिंब अनंत पर बने। अनंत पर बने मतलब v बराबर क्या लिख सकता हूं मैं? अनंत। और अनंत पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। अनंत पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। अनंत पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा? छोटा होगा। वापस वही लिखूंगा। क्या लिखूंगा? देख वापस क्या लिखूंगा बोल। देखिए लिख ले, वही लेंस निर्माता सूत्र 1/f पर सॉरी लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। u की जगह क्या लिखेगा? माइनस का u। v की जगह इस बार केवल अनंत हो जाएगा। f की जगह क्या लिखेगा? प्लस का f। कि ये क्या कर रहे हैं सर आप? अकेले अकेले? अबे अकेला नहीं कर रहा, जो ये है वो ही तो ये है। केवल v चेंज होगा। केवल और केवल क्या चेंज होगा? v चेंज होगा। बोल समझ गया हो? समझ गया? वैल्यू पुट करते 1/f बराबर v की जगह क्या लिखूंगा बता मैं? अनंत माइनस माइनस के 1/u। d से गुणा कर दे इसको। d/f बराबर 1/अनंत तो कितना हो जाएगा? 0। तो 0 प्लस के d/u। d/u क्या होता है बोलो? m। d/u क्या होता है? m। तो d/f बराबर m, यानी m बराबर d/f। ये तो हो गया आपका अधिकतम आवर्धन क्षमता मैक्सिमम, और ये क्या हुई आपकी? मिनिमम आवर्धन क्षमता। मिनिमम का मतलब हो गया न्यूनतम। ये हो जाता है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी खत्म। क्या हो गया? खत्म सरल सूक्ष्मदर्शी। सवाल ये बनेगा, न्यूमेरिकल आ जाएगा तो ये फॉर्मूले पे बेस्ड आसान न्यूमेरिकल आएगा, छोड़ना नहीं है। समझ में आ गई? बात नहीं आ गई? तो अब आते हैं हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के ऊपर। सवाल आएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करो। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करो। अब देखो बेटा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस होते हैं। कितने लेंस होते हैं बताओ? 2 लेंस होते हैं। पहला होगा बेटा आपके पास में जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास होगा, और दूसरा लेंस होगा जो लेंस आंख के पास होगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस होते हैं? 2 लेंस। एक तो होगा वस्तु के पास जिसको बोलेंगे LO ऑब्जेक्ट लेंस। दूसरा लेंस होगा आपकी आंख के पास जिसको बोलेंगे नेत्र लेंस। नेत्र लेंस का मतलब LE नेत्र लेंस। LE तो कौन सा लेंस है बताओ? ये है आपके पास में नेत्र लेंस, और LO ये है आपके पास में अभिदृश्यक लेंस। हिंदी में टफ लगे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो ऑब्जेक्ट लेंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस होते हैं। अभी नेत्र वाले लेंस को, नेत्र के पास रखे लेंस को अभिनेत्र लेंस कहते हैं, और वस्तु के पास रखे लेंस को अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। आगे बात समझ में? अब सुनो, नेत्र लेंस जो है उसकी फोकस दूरी ज्यादा होती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होती है, इसलिए ये बड़ा बनेगा थोड़ा सा, और ऑब्जेक्ट लेंस थोड़ा सा क्या बनेगा? इससे छोटा बनेगा। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है छोटा बड़ा? ठीक है, ये छोटा और ये क्या होगा? बड़ा होगा। ये थोड़ी लाइन छोटी हो गई, लाइन बड़ी कर देना। अब सुनो बेटा, चित्र बनाना कैसे है। यहां लिखोगे आप LO। LO को क्या लिखोगे आप? मान लो FO डैश, यहां पर लिख दो आप FO। LE का फोकस ज्यादा है तो FE इधर आएगा, यहां लिख देना आप FE, और यहां भी क्या आएगा बोलो? यहां भी आ जाएगा FE। अब सुनो काम की बात, चित्र कैसे बनेगा, इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत ये है कि वस्तु को FO तथा 2FO के मध्य रखा जाता है। वस्तु को कहां रखते हैं? FO और 2FO के मध्य रखते हैं। ये रख दिया आपने वस्तु को AB। तो इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। इससे बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और बड़ा। याद कर लें,
LO अभिदर्शक लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक बड़ा और उल्टा बनता है। अब देखो बेटा प्रतिबिंब बनाना कैसे है, सुनना ट्रिक इसकी। मैं आपको पहले भी बताया, सबसे पहली रेखा पास कराओ आप कहां से, यहां से, सेंटर से, ये गई रेखा, आ गई बात समझ में। दूसरी रेखा आप लेके जाओगे समांतर के, सर ये भी समांतर, ये कहां से पास होगी, ये LO के फोकस से पास होगी। अब देखो ध्यान सुनना, LO के फोकस से अगर आप पास कराते हो तो ये इधर चल जाएगी, किधर चल जा रही है, इधर चल जा रही है। तो आपको करना क्या है, आपको करना केवल इतना सा है, FO और FE को थोड़ा बाद में लिखना, FO और FE क्या करना, बाद में लिखना। पहले क्या बना देना आप, प्रतिबिंब बना देना। यहां मान लो आपने क्या बना दिया, प्रतिबिंब। ये AB का प्रतिबिंब बन गया कितना, A डैश और B डैश। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी सी नजर आ रही है मेरे को, एक सेकंड, ये लो, ये मान लो यहां मिल गई है ना, मिला लेना आप स्केल से बना हुआ प्रॉपर। ये मान लेता हूं मैं, नया प्रतिबिंब बन गया मेरे पास, कौन सा, ये प्रतिबिंब बना सर A डैश, और ये क्या हो गया तुम्हारे पास में B डैश। बोलो आगे बात समझ में। और ये दूरी FO है तो ये भी क्या कहलाएगी, FO, और यहाँ ये कहलाएगी बेटा FE। FO और FE आसपास रख लो, पहला प्रतिबिंब बन चुका है। अब क्या लिखेंगे, A डैश B डैश आई लेंस के लिए आभासी बिंब का कार्य करता है। A डैश B डैश आभासी बिंब का कार्य करता है नेत्र लेंस के लिए। तो इससे किरणें कैसे जाएंगी, समांतर जाएंगी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, पहली किरण तो कहां से पहुंचाओ आप, इधर से पहुंचा दो, और दूसरी आई लेंस से, ये दूर जाती हुई नजर आनी चाहिए। अब जब आप इनको पीछे लेकर के आओगे तो जबरदस्ती ये जहां पर भी मिलेंगी वहीं पर क्या बना देना, प्रतिबिंब। मेरे को यहाँ मिल रही है ये, तो यहाँ क्या बन गया, इसका प्रतिबिंब बन गया। या तो इधर बने तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर बने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, कहीं भी बना दो, समझ में आ रही है। लेकिन प्रैक्टिस जरूर कर लेना चित्र बनाने की। चित्र सही नहीं मतलब कुछ भी सही नहीं, समझ में आई बात, नहीं आई। तो लास्ट जो प्रतिबिंब बना वो बना आपका A डबल डैश, और ये क्या लिखूं मैं, B डबल डैश। बोलो भाई, चित्र समझ में आया हो तो बहुत बढ़िया बात है, समझ में नहीं आया 5 बार बनाना है, अपना आप याद हो जाएगा। बोल, क्लियर है वाली बात। आओ अब लिखो बेटा नामकरण। कैसे नामकरण कैसे लिखते हैं, जैसे पहले लिखते थे ऐसे अब लिखेंगे। कैसे, देख सुन, काला कलर ले लूंगा, काला देखते चला भी। देखो ये रहा ऑब्जेक्ट, और ये कौन सा लेंस है, ऑब्जेक्ट लेंस। तो ऑब्जेक्ट लेंस से दूरी क्या कहलाएगी, UO। क्या कहलाएगी, UO। इधर है तो साइन क्या आएगा, माइनस। इससे प्रतिबिंब कहां बना, यहां बना, तो ये दूरी क्या कहलाएगी, VO। ये दूरी क्या कहलाएगी, VO। काला कलर देख लेता हूं एक बार कैसा लग रहा है स्क्रीन में, हाँ दिख रहा है, बहुत जोरदार लग रहा है। ये VO, ये इधर माइनस, ये इधर प्लस। अच्छा सर, अब इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, A डैश B डैश। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है, तो ऑब्जेक्ट को तो सर U से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, U से। लेकिन U के अंदर भी क्या आएगा बताओ, UE आएगा। क्या आएगा, UE। तो क्या लिख दूंगा, माइनस UE। और इसके लिए क्या आएगा बताओ, माइनस VE। इसका बिंब UO, इसका प्रतिबिंब VO, इसका बिंब UE, इसका प्रतिबिंब VE। इसके लिए दोनों इधर है तो माइनस में, इसके लिए इधर प्लस और इधर माइनस। बीटा मैंने आपको बताया कि बीटा किधर बनाएगा, यहां आंख बना लेना। क्या ये वाला कोण चुपचाप से बीटा बना देगा, यहां लिख ले O डैश, यहां लिख ले O। ये वाला कोण क्या बना देगा, बीटा। और सर अल्फा के लिए क्या करें, अल्फा के लिए एक नया त्रिभुज बना ले बेटा कोने में जाके। अल्फा के लिए ये बना ले, मान ले क्या बताया मैंने, पहले जो था बिल्कुल सेम, AB, और ये एंगल कितना होगा, अल्फा, ये O, और ये कितना होगा, माइनस का D। जो पहले था वही सेम है बेटा, जो पहले था वही सेम है। कहां है, हटा दिए क्या, ये रहा अल्फा, D और AB। ये एंगल कितना था, बीटा। सेम इसी तरह यहां पर भी हमने क्या लिया, वापस से एंगल बीटा लिया है। बोल, चित्र समझ में आ गया मतलब बहुत बढ़िया बात है। अब सिखाऊंगा इसका डेरिवेशन। बोल, क्लियर है वाली बात है। डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है तभी समझ में आएगा। फालतू बैठा हुआ है चित्र बना दे, कुछ नहीं करना। अब तो एंड टाइम चल रहा है, समझ में आ गया। अब इसको छोटा कर देता हूं मैं। अब सुन ले, यहां तक थ्योरी लिख ली, अब लास्ट में थ्योरी क्या लिखेगा, बैठेगा सेटिंग नहीं बैठेगा, अगले पेज पे लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, इधर आओ, हल्का सा करते हैं तो कुछ जुगाड़ तुम्हारे लिए। 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड का टाइम दो। अब मेरी बात सुनो, थ्योरी सुनो तक क्या लिखेंगे,
थ्योरी के लिखी जाएगी, बताओ। ये हो गया, मजा आ 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 गया, आजा। थ्योरी क्या लिखेगा बता। नेत्र लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा बहुत बड़ा और आभासी बनता है। उल्टा बहुत बड़ा और कैसा बनेगा बेटा, आभासी बनता है। उल्टा बहुत बड़ा और आभासी बनता है। बोलो भाई क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, आवर्धन क्षमता निकालेंगे। आवर्धन क्षमता का सूत्र बताओ, m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। छोटे कोणों के लिए tan बीटा बटे बोल tan अल्फा। tan बीटा किसमें निकालना कि सर आपने पहले तो इसमें निकाला था, तो अभी भी इसमें निकाल ले, जारू के बाद अभी भी इसमें निकाल ले। कैसे निकाले, tan बीटा बराबर थीटा के सामने लंब a डैश b डैश बटे आधार कितना माइनस की यूई, a डैश b डैश माइनस की यूई। अबे बीटा के सामने a डैश b डैश अपॉन में ये कितनी दूरी है माइनस की यूई। आजा m बराबर a डैश b डैश अपॉन माइनस की यूई अपॉन में tan अल्फा। tan अल्फा कहां है, ये रहा, ab बटे में माइनस की d, ab बटे माइनस d, ab बटे में माइनस का d। अब क्या करेंगे सर, अब देख बेटा ध्यान से, ये उल्टा होके ऊपर जाएगा। m बराबर a डैश b डैश अपॉन माइनस की यूई इंटू d अपॉन माइनस के d अपॉन ab। माइनस से माइनस कर जाएगा, इस ab को इधर लिया। देख सुन काम की बात, 1 मिनट लगेगी बस। a डैश b डैश अपॉन में ab इनटू इसको इधर ले जाए तो d अपॉन ue। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या मैंने आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ाई थी क्या? अरे दिल्ली यूनिवर्सिटी, अरे सर दिल्ली यूनिवर्सिटी तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, मतलब आई लेंस आपका सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति व्यवहार करेगा। किसकी भांति व्यवहार करेगा बताओ, ये सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति व्यवहार करेगा, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया। अब इसका क्या करूं सर, a डैश b डैश अपॉन में ab। a डैश b डैश अपॉन में ab का क्या किया जाए, a डैश b डैश अपॉन में ab का क्या किया जाए, a डैश b डैश अपॉन ab का क्या किया जाए, इसको गायब किया जाए। आ जा, a डैश b डैश नया पेन लेता हूं नीला, a डैश b डैश और ab। ओके सर, दो त्रिभुज पकड़, a और ये दूसरा, दोनों त्रिभुज सेम है। दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप वाला सिस्टम पढ़ा होगा तुम्हारे को। तो इसका क्या होगा बताओ, लंब a डैश b डैश बटे इसका लंब ab। देख सुन 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 सुन, a डैश, रुक जा रुक जा रुक जा, a अबे देख a डैश b डैश बटे में ab बराबर इसका आधार कितना है बता। इसका आधार तो सर ये रहा, इसका आधार कितना है vo बटे इसका आधार कितना है माइनस के uo, vo बटे माइनस के uo। इसकी वैल्यू इस वाली समीकरण में पुट कर दे, अगर तेरे को याद रह जाए। अपना तरीका बताऊंगा कैसे याद रखना है। क्या लिखेगा बता, वापस से लिखेगा, m बराबर a डैश b डैश अपॉन ab की जगह पे लिख दे माइनस विनोद अपॉन u नॉट इनटू में d अपॉन ue। ये फॉर्मूला क्या कर लूं याद, कि सर ये तो याद नहीं होगा, मत करे। थोड़ी देर पहले मैंने आवर्धन क्षमता पढ़ाई थी, क्या तेरे को पढ़ाई थी। m बराबर कितना बताया था, माइनस v अपॉन u। अरे हाँ, माइनस v अपॉन u, तो सर ये तो v अपॉन u है, तो ये भी तो आवर्धन क्षमता हो गई, लेकिन o तो कौन की हो गई, o की हो गई, ऑब्जेक्ट लेंस की आवर्धन क्षमता। और दिल्ली यूनिवर्सिटी कौन से लेंस की आवर्धन क्षमता है, नेत्र लेंस की आवर्धन क्षमता है। तो तू क्या कर ले, इस वाले फार्मूला को याद कर ले भैया, m बराबर माइनस के mo इंटू me। mo का मतलब माइनस के vo अपॉन uo और me का मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो क्या लिखेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कुल आवर्धन क्षमता दोनों लेंसों की आवर्धन क्षमता के गुणनफल के बराबर होती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कुल आवर्धन क्षमता दोनों लेंसों की आवर्धन क्षमता के गुणनफल के बराबर होती है।
अच्छा, अब सवाल आता है कभी कभी सूक्ष्मदर्शी की लंबाई किसे कहते हैं? तो दोनों लेंसों के मध्य की दूरी को सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कहेंगे। ये रहा पहला लेंस, ये रहा दूसरा लेंस, लंबाई कौन सी होगी बताओ? ये कहलाएगी सूक्ष्मदर्शी की लंबाई L। तो L बराबर क्या आ रही है? VO प्लस के UE। बेटा जो दूरी होती है ना, दूरी उसमें प्लस माइनस ले लेते, उसमें प्लस माइनस नहीं लेते कि मान ले 5 - 2 तो दूरी कम हो जाएगी। इतनी दूरी VO प्लस इतनी दूरी UE, दोनों को जोड़ देके कहलाएगी ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। अब सुनो सवाल कैसे बनेगा। अगर सवाल बनता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करो, कर देना। सवाल बनता है सिद्ध करो कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर m बराबर -mo * me, कर देना। सवाल बनता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो आवर्धन क्षमता ज्ञात करो, या जब प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बने तो आवर्धन क्षमता ज्ञात करो। समझ में आया? जो दो केस पहले पढ़े थे वापस पढ़ने आ जाओ। पहला केस, जब प्रतिबिंब कहां पर बने बताओ? न्यूनतम दूरी पर बने। प्रतिबिंब कहां बने? प्रतिबिंब बने न्यूनतम दूरी पर। न्यूनतम दूरी का मतलब क्या हो गया बेटा? D। न्यूनतम दूरी का मतलब D। मैं कहता हूं मत कर डेरिवेशन याद। कि सर क्यों मत कर? पता पहले क्या लिखा था तूने? पहले वाला याद बता दे मेरे को। तो कि सर 1/a बराबर 1/b माइनस 1/e लिखा था, नहीं लिखा था? अच्छा u बता, u कैसा आएगा? हमेशा माइनस आएगा सर। और f हमेशा कैसा आएगा? प्लस। कोई सा भी केस हो जिंदगी में, u और f हमेशा क्या आएंगे? u माइनस और f कैसा आएगा? प्लस। अब सुन, v का खेल होगा। खेल किसका होगा? v का। न्यूनतम दूरी d पर बने तो v बराबर क्या हो गया? माइनस का d। v बराबर क्या कर देना है? माइनस का d। अब देख, v बराबर माइनस का d कर दे, वैल्यू पुट कर 1/a बराबर 1/- के d माइनस 1/u। किससे गुणा करेगा बता? कि सर d से गुणा कर देंगे, कर दे। d/a बराबर माइनस के dd, माइनस माइनस प्लस कर दूं इसको, d/u। बोल आगे समझ में? d/f बराबर माइनस के 1 प्लस d/u क्या होता है? कि सर m होता है। d/u क्या होता है? m होता है। तो m बराबर 1 प्लस d/f। बोल, क्या ये पहले वाला डेरिवेशन नहीं है? हाँ, ये पहले वाला डेरिवेशन है, लेकिन चेंज थोड़ा सा आएगा। अंतिम प्रतिबिंब बता कौन बना रहा है? अंतिम प्रतिबिंब बना रहा है तेरा आई लेंस। कौन बना रहा है? आई लेंस। तो इसमें ना ई लगा देना, सब में क्या लगा देना? u बराबर UE FE d की जगह d। ई ई ई ई ई ई ई ई। अच्छा हाँ, देख m बराबर -mo * me। ओहो, तो me निकाल लिया आपने। आपने क्या निकाल लिया? me। तो कुल आवर्धन क्या होगा? कुल आवर्धन m बराबर -mo * me। m बराबर माइनस के v0/u0 * में 1 प्लस d/fe। बोल कर लेगा क्या? नहीं कर पाएगा? कैसे कर लूंगा आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम इसी तरह अगर तेरे से पूछे कि प्रतिबिंब जब कहां पर बने बता? अनंत पर बने। प्रतिबिंब कहां पर बने? अनंत पर बने। प्रतिबिंब अनंत पर, तो v बराबर बोल कितना हो गया? अनंत हो गया। तो क्या डेरिवेशन पहले की तरह आ जाएगा? बोल आंसर कितना आया था पिछली बार? कि सर m बराबर d/f आया था। कितना आया था? m बराबर d/f। तो खाली क्या कर दे? e। अच्छा सर, ये बात है, बिल्कुल यही तो बात है। बता तू मेरे को, माइनस के mo * में me, तो m बराबर माइनस के v0/u0 में d/fe। बोल दे खत्म तेरा सूक्ष्मदर्शी। ले जा 4 नंबर, जा यूं फेंक के देगा 4 नंबर। अब तू ले नहीं, हाथ बांध के खड़ा हुआ है, नहीं ले रहा तो नहीं ले रहा। कहां से पास होगा बता? बोलो भाई। अरे आ गई बात समझ में? यहां तक बात समझ में आ गई हो तो हमारा चैप्टर थोड़ा सा कवर हुआ है। देख तो चलो बेटा, नंबर लाने हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, जिम्मेदारी के साथ में आपको रुकना पड़ेगा। अगर आप यहां तक रुक पाए हो मतलब शाबाशी दे लो एक बार खुद को, शाबाश। अब बढ़े देगा आगे की तरफ, आ जा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो गया, सरल सूक्ष्मदर्शी हो गया। इसके बाद दूरदर्शी और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसके बाद? दूरदर्शी। दूरदर्शी आ जा। दूरदर्शी कहते या खगोलीय दूरदर्शी कहते? दूरदर्शी कह दे या क्या कह दे? खगोलीय दूरदर्शी। तो दूरदर्शी क्या करेगा बताओ? दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब
पास बना देता है, जिससे वस्तु हमें बड़ी दिखाई देती है, जिससे वस्तु हमें कैसी दिखाई देती है, बड़ी दिखाई देती है। अच्छा, दूरदर्शी में कितने लेंस होते हैं? दूरदर्शी में वही कितने लेंस होते हैं? 2 लेंस होते हैं। दूरदर्शी में कितने लेंस होते हैं? 2 लेंस होते हैं। दूरदर्शी में 2 लेंस होते हैं। एक होगा वही ऑब्जेक्ट लेंस और एक कौन सा लेंस होता है? नेत्र लेंस। एक तो होता है नेत्र लेंस और दूसरा कौन सा होता है? अभिदृश्यक लेंस। अभिनेत्र लेंस और अभिदृश्यक लेंस। ध्यान रखना, आप दूर स्थित वस्तु यानी चांद को देखना चाहते हो तो इस बार जो चांद के पास वाला लेंस होगा वो तो होगा बड़ा, चांद के पास वाला लेंस होगा बड़ा और आपकी आंख के पास वाला लेंस होगा छोटा। आपकी आंख के पास वाला लेंस होगा छोटा। चांद के पास वाला लेंस बड़ा और आंख के पास वाला लेंस होगा छोटा। चांद के पास मतलब LO और ये क्या हो गई? L। अभिनेत्र लेंस ये रहा, ये कौन सा लेंस है? अभिदृश्यक लेंस। इसकी फोकस ज्यादा है, इसकी फोकस कम। अच्छा, ऑब्जेक्ट कहां पर होगा बताओ इस बार? कि सर इस बार तो अनंत पे होगा, तो किरणें कहां से आएंगी? अनंत से आएंगी। कहां पर मिलेंगी? इसके फोकस पे। मान लो इसका फोकस ये रहा FO और इसका फोकस भी इधर लिख लेता हूं कहीं FE। तो बताओ, मान लो अनंत से किरणें आई, कहां मिल गई? यहां मिल गई सर। देखो ऐसे मिलानी है आपको बढ़िया तरीके से, सुन लेना, पहले ही चित्र बना के रख दो पहले ही। अब इसको मिला दे, अब इसको मिला दे, मिला दे। दूसरी किरण आएगी, समांतर आएगी और कहां मिला दे इसको बता? फोकस पे मिला दे। ये क्या बन गया बता? ये बन गया सर प्रतिबिंब। ये क्या बन चुका है? प्रतिबिंब। मतलब इसको नाम दे लेता हूं मैं वही A डैश और B डैश। क्या नाम दे लिया इसको? A डैश और B डैश। देखिए जरा, ये ले। अब बता मेरे को, क्या ये चित्र पहले की तरह हो गया? नहीं हो गया? कैसा हो गया? कैसे हो गया मुझे बता। अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है और यह प्रतिबिंब इसके लिए आभासी बिंब का कार्य करता है। मुझे एक बात बताओ, इधर तो अनंत हो गया, ऑब्जेक्ट तो कितनी दूरी पर है? अनंत पर। ये दूरी क्या लिखोगे बोलो? ये दूरी लिखोगे आप VO। क्या लिखोगे? VO। VO किसके बराबर है? FO के बराबर है। ये क्या आएगा बताओ? ये आएगा माइनस के UE। ये चित्र पहले की तरह बिल्कुल ऐसे लेके जाना, ये फोकस से गुजरेगी और ये FE और जबरदस्ती पीछे लाओगे तो क्या बन जाएगा बताओ? प्रतिबिंब बन जाएगा। जहां भी बने वहां बना देना, ये प्रतिबिंब बन गया। A डबल डैश और ये B डबल डैश। बोल, ये वाला कौन क्या लिखेगा? बोल कैसा? ये तो बीटा लिखेंगे। अब इस बार अल्फा चेंज हो जाएगा। इस बार क्या चेंज हो जाएगा? अल्फा। अल्फा के लिए अलग से ट्रायंगल नहीं बनाना। अल्फा कौन सा कोण होगा? ये वाला होगा। ये रहा देख, चांद तेरा यहाँ पर है तो ये कोण अल्फा है। ये कोण अल्फा है तो इसको भी क्या लिख लेना? इसको भी अल्फा लिख लेना। अब आजा सूत्र वही, m बराबर, बेटा शॉर्ट में बता दूं, अब तो पूरा प्रोसेस वही है, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। तो बता m बराबर tan बीटा ये रहा लंब A डैश B डैश बटे में आधार कितना है? माइनस की UE। A डैश B डैश बटे में माइनस के UE बटे tan अल्फा। tan अल्फा कहाँ है? ये रहा अल्फा, तो ये वाला त्रिभुज ले ले। बोल, A डैश B डैश बटे में माइनस, बटे में प्लस आएगा, सॉरी प्लस आएगा बेटा। A डैश B डैश अपॉन में A डैश B डैश अपॉन में FO। बता कौन से कौन कट गया? A डैश B डैश से A डैश B डैश कट गया, तो m बराबर FO अपॉन UE। FO अपॉन UE। ये क्या हो गई? इसकी आवर्धन क्षमता हो गई FO अपॉन UE। आगे बेटा बात समझ में नहीं आ गई? तो यह दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता है। अब सवाल आ जाए, अगर UE किसके बराबर हो जाए? FE के बराबर हो जाए, यानी ये भी अगर FE के बराबर हो जाए तो आवर्धन क्षमता कितनी होगी? m बराबर FO अपॉन FE। FO अपॉन FE, ये आवर्धन क्षमता का सूत्र होगा। सवाल नंबर 2, दूरदर्शी की लंबाई कितनी होगी? L बराबर FO प्लस FE। L बराबर FO प्लस FE, ये क्या होगी? दूरदर्शी की लंबाई। तो ये सवाल रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला? कि भैया सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सुनो एक बात, इसमें न्यूमेरिकल भी आएंगे बेटा। क्या आएंगे इसके अंदर? न्यूमेरिकल। कैसे आएंगे सर? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी इतनी है,
दर्शक लेंस की, अभी दर्शक लेंस की फोकस इतनी है, इसकी इतनी है, तो m बताओ, या ये इतना, ये इतना, ये बताओ। दो देके एक पूछ लेगा, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आने वाले हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा, वहां पर आप देख लेना, एक बार डिस्क्रिप्शन में देख लो अगर आ गई वो वीडियो तो लिंक, अदरवाइज इसके बाद आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर। समझ में आ गया? अब आते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन पे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कैसा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट डेरिवेशन है मेरे पास गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। इस बार मुझे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आता है, एग्जाम में आता हुआ दिखता है मुझे, मैं देख पा रहा हूं ये क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ मेरे को नजर आ रहा है, अथवा में पेपर में दो क्वेश्चन मेरे को नजर आ रहे हैं अथवा में। एक आ रहा है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन ज्ञात कीजिए, NVU में संबंध बताइए, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो मेरे को नजर आ रहा है वो आ रहा है सूक्ष्मदर्शी, और उसका न्यूमेरिकल एक थोड़ा सा नजर आ रहा है, इसलिए आप इन दोनों को पढ़ के चल जाओ। कौन कौन सा? गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन और सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी पढ़ा दिया, अब ये वाला देख ले। अच्छा, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। बेटा हिम्मत नहीं आनी है, बहुत तेज पागल हो गया क्या तू? समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? बहुत तेज पढ़ना है तुम्हारे को, एंड टाइम चल रहा है, बिल्कुल एनर्जी तगड़ी होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? तभी तो पास हो गया 80 नंबरों से। 80 नंबर आने चाहिए पूरे 80 में से, और 100 में से कितने आने चाहिए? 100। 80 नंबर का पेपर तो हो गया प्री बोर्ड। अब आजा बेटा गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। देख इतना आसान डेरिवेशन है, मैं सच बता रहा हूं, मैंने जिंदगी में इससे आसान डेरिवेशन नहीं देखा कभी भी। कैसे सर? देख बचपन में कैसे, एक चूल्हा ऐसे बनाओ, अब एक डंडा खींचो, अच्छा सर, इधर लिखे बेटे हवा, इधर लिखे बेटे गिलास, ओके। हवा का अपवर्तनांक माने बेटे N1, गिलास का अपवर्तनांक माने बेटे N2, ओके सर, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया क्या? आ गया, ओके। यहां लिखो सर ओ, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है बेटे? ऑब्जेक्ट। यहां से जाएगी सर प्रकाश की किरण, यो गई। अब क्या खींचेंगे सर? अब खींचेंगे बेटा अभिलंब। अभिलंब कैसे खींचते सर? ऐसे खींचते। अच्छा, ये कहां आके मिलता? ये मिलता C पे। लेकिन सर C तो R होती है, C तो कितनी होती है? R होती है, तो R लिख दे। लिख दिया सर, शाबाश मेरे बेटे। अब सुन, ये है विरल, ये है सघन, जानी चाहिए यो, चली गई यो, पटा, और यहां बन जाएगी आपकी इमेज आई। बोल बेटा, चित्र समझ में आ गया हो तो बहुत ही बढ़िया। अब बड़े आगे की तरफ डेरिवेशन, फार्मूला इसका याद कर ले कि सर कैसे याद कर। देखिए 1 मिनट हो जाए, 1 मिनट तो दे दूं हमें यार, तो भी बीच बीच में यहां लिख दे V, इमेज V, ऑब्जेक्ट U, ये इधर प्लस प्लस, ये इधर माइनस। बोल बोल दे, समझ गया? अब आ जा। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य का कोण कहलाता है I, ये कोण कहलाता है R। अब बेटा देख सूत्र याद कर ले पहले तो इसका, कि सर कैसे याद करूं? बेटा ऐसे कर दे, N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। कर लेगा? बोल यार। अबे नहीं कर पाएगा क्या? सुन देख, N2/V ओहो माइनस N1/U, N1 माइनस की U, और N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1, बच कौन गया? R। N2 माइनस N1 बच कौन गया? R। N2 माइनस N1 बच कौन गया? R। N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। क्या बात, बहुत आ। आओ अब सुनो बेटा, अब क्या करियो? आंख बंद कर दे। कर दिया आंख बंद? अब देख बना डायग्राम, ये मान ले अल्फा, ये मान ले बीटा, ये मान ले गामा, मान लिया। यहां से खींच दे एक लंब, ये मान ले P, ये मान ले N, नाम कुछ भी दे ले तेरे को जचे जो। अपवर्तन नाम कभी भी जिंदगी में सुनाई दे, इसका मतलब होता है स्नेल का नियम। क्या लिखेंगे? स्नेल के नियम से। किसके नियम से बेटा? स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से क्या लिखते हैं हम? साइन I बटे साइन R बराबर N2/N1। बज्जर गुणा कर दे, N1
साइन आई बराबर n2 साइन r। अब सुन, छोटे छोटे कोणों के लिए जितना पढ़ रहे हैं चैप्टर, किसके लिए पढ़ रहे हैं? छोटे छोटे कोणों के लिए। तो छोटे लिखना, लाइन लिखना है यहाँ पे, छोटे छोटे कोणों के लिए साइन आई किसके बराबर हो जाएगा? आई के n1 आई बराबर n2 r। समीकरण नंबर 1। बोल, यहां तक मेरे कोई दिक्कत है तो पूछ मेरे से, पूछ। यहां तो कोई दिक्कत है तो पूछ, नहीं है आजा। n1 आई बराबर n2 r लिख दिया। अब क्या करना है? अब करना है तिगड़मबाजी कि सर वो तो हमें आती नहीं आती, कोई बात नहीं, देखो कि सर आई कहां है? आई तो ये रहा, ओके। और आर कहां है? आर ये रहा। तो ये क्यों लिखे? अल्फा बीटा गामा, ये इसलिए लिखे, देख सुन, त्रिभुज ये ले ले POC में, कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज POC में बहिष कोण, बाहर वाला त्रिभुज के बाहर कौन सा कोण बन रहा है बता? आई। तो बाहर वाला कोण अंदर वाले कोणों के योग के बराबर होता है। आई बराबर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। समझ में आ गया नहीं आ गया? इसी तरीके से आर निकाल, इसी तरीके से क्या निकाल? आर कौन त्रिभुज में आ रहा है? PCI में। लिख लिख लिख, त्रिभुज PCI में, त्रिभुज PCI में पता बाहर कौन सा कोण बनना है? सर बाहर तो बीटा बनना है, तो बीटा लिख दे बराबर अंदर वाले कौन से हैं? आर प्लस गामा। निकालना क्या है तेरे को? कि सर मुझे तो आर निकालना है, मुझे तो क्या निकालना है? आर निकालना है। तो आर बराबर कितना हो गया? बीटा माइनस गामा। बोल, आगे बात समझ में नहीं आ गई? अब आई और आर का मान समीकरण 1 में रख दे। आई और आर का मान किस में रख दे? समीकरण नंबर 1 में रख। n1 आई का मान कितना है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर n2। बोल, बीटा माइनस गामा, बीटा समीकरण नंबर दे दे इसको 2। चल जा। अब तेरे को सूत्र लाना है ये, काम कुछ नहीं करना, tan अल्फा tan बीटा tan गामा, tan अल्फा tan बीटा tan गामा, tan अल्फा tan बीटा tan गामा। ये देख, पकड़ अल्फा। एक तो ये वाली लाइन पकड़ ले, मैं कहता हूं यहां पे तू खड़ा ही हो जा। हो गया खड़ा? देख अल्फा किधर है? अल्फा इधर है। तो tan अल्फा बराबर जिस लाइन पर तू खड़ा है, जिस लाइन पर तू खड़ा है, tan अल्फा बराबर लंब कितना है? Pn बटे में माइनस का u। Pn बटे में ये दूरी कितनी है? माइनस का u। Pn बटे में माइनस का u। आ जा tan बीटा, बीटा ये रहा सर। देखिए तू खड़ा है, वहां से कितनी दूरी पर है? कि सर वहां से r दूरी पर है। अच्छा, और लंब कितना है? Pn। तो Pn बटे r लिख दे, Pn बटे r। बेटा tan गामा और लिखवा दे, मेरे को मजा ही आ जाएगा। tan गामा कि सर मैं यहां खड़ा हूं, खड़ा हुआ है, कितनी दूरी है? कि सर v दूरी है। कितनी दूरी है? v दूरी है। तो लिख Pn बटे v। ओके, कौन से कोण है? छोटे छोटे कोण है। छोटे कोणों के लिए sin थीटा बराबर थीटा, tan थीटा बराबर थीटा, मतलब अल्फा बराबर Pn अपॉन माइनस के u, मतलब बीटा बराबर Pn अपॉन r, मतलब गामा बराबर Pn अपॉन v। अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, रख दे समीकरण नंबर 2 में रखने पर, रख दे, रख n1। ठीक है साहब, अल्फा कितना है? बोल, अल्फा है सर Pn बटे माइनस का u प्लस बीटा कितना है बता? Pn बटे r बराबर n2। बोल, बीटा कितना है? बीटा Pn बटे r माइनस लगा, गामा कितना है? Pn बटे v। Pn कॉमन आके निकल लेगा, Pn कॉमन आके क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो Pn को काट दो, क्या लिख बता? n1 बटे में माइनस का u, n1 बटे में माइनस का u प्लस Pn तो कॉमन आके निकल गया, n1 बटे में r, n1 बटे में r बराबर n2 बटे में r, n2 बटे में r माइनस n2 बटे में v, n2 बटे में v। ओहो, मैंने कहा सूत्र को क्या कर ले? याद कर ले। सूत्र क्या कर ले? याद। अगर तेरे से मान लो गलत भी हो जाता है ना, समझ गया? आ गया? आ गया भाई? अबे नहीं आया क्या? इस n2 बटे v को इधर लेके आ, ये ले n2 बटे v इधर आ गया, माइनस का इधर आ गया, किसका हो जाएगा? प्लस का। इसको लिख माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू इधर कितना है बता? n2 अपॉन r
इसको उधर लेके जा, माइनस n1 अपॉन r। यही तो आगे सूत्र है यार, घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। ये है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। क्या है ये? है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, या किसी गोलीय पृष्ठ के त्रिज्या अपवर्तनांक में संबंध, NVRU में संबंध लिखिए। इसका मतलब ये पूछ रहा है वो आपसे। समझ आ गई बात? नहीं आ गई? इस पे न्यूमेरिकल आ जाए तो n1 देगा, n2 देगा, r1 r2 देगा। साइन का ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा, उसको जरूर देखें। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? आइए इसके बाद अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है लेंस निर्माता सूत्र। चैप्टर 9 में से जितना अभी तक पढ़ाया है ये तो मजबूती के साथ आना चाहिए। किसी को लग रहा है कि सर अब मैं नहीं कर पाऊंगा, अब मैं सैचुरेटेड हो चुका हूं, छोड़ दे चैप्टर 9, छोड़ दे, मत पढ़े। लेकिन मैं 2 डेरिवेशन और करवा रहा हूं आपको, मैं 2 डेरिवेशन और करवा रहा हूं। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? आओ अब इस चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम देखेंगे, लेंस निर्माता सूत्र या पतले लेंस से अपवर्तन। लेंस निर्माता सूत्र या पतले लेंस से अपवर्तन। पतले लेंस से अपवर्तन, सुनना ध्यान से। इसमें क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर हम लेंगे एक लेंस। इसके अंदर क्या लेंगे हम? एक लेंस। कौन सा लेंस लेंगे? उत्तल लेंस लेंगे। तो आपने क्या किया, आपने यह एक उत्तल लेंस ले दिया। समझ में आ गया? उत्तल लेंस, इसमें 2 पृष्ठ हैं। पहला वाला मान लो S1 और दूसरा वाला मान लो S2। पहले पृष्ठ की त्रिज्या मान लो आप कितनी? R1, और दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या आप मान लो कितनी? R2। लिख देना, माना सरफेस 1 यानी पृष्ठ 1 की त्रिज्या R1 और पृष्ठ 2 की त्रिज्या कितनी है? R2 है। अब क्या लेंगे बताओ? अब लेंगे बेटा हम बिंब यानी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां है? ये रहा O, ले लिया O। O से निकलेंगी किरण। तो याद करो, पहले जो इमेज बनेगी वो असली इमेज नहीं होगी, वो इससे मान लो इमेज बनी यहां पर। किससे बनी? पृष्ठ 1 से इमेज बनती है आपकी यहां पर, लेकिन ये असली इमेज नहीं होगी क्योंकि पृष्ठ 2 भी तो वापस से मोड़ेगा इस किरण को। तो मान लो पृष्ठ 2 से किरण मुड़ के कहां पर आ जाती है? यहां पर आ जाती है। ये कितना है? I। अभी समझाने के हिसाब से नहीं, अब ये है एग्जाम के दिन करीब है, इसलिए फटाफट से डायग्राम देख लेना हमारे को। समझ में आ गया? इसके बाद ये दूरी क्या होगी ये बताओ? कि ये दूरी तो होती है सर U, और ये दूरी क्या होगी बताओ? ये दूरी होगी V, और ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी होगी V डैश। बोलो अगर ये डायग्राम तुम्हारे को समझ में आ गया हो तो। आ गया बेटा समझ में? अब इसका डेरिवेशन करेंगे। सुनो डेरिवेशन कैसे किया जाएगा। क्या लिखेंगे बताओ? पृष्ठ S1 यानी S1 से अपवर्तन। S1 से अपवर्तन। S1 का मतलब प्रकाश की किरण, हवा, और ये वापस हवा। हवा का माध्यम मान लो N1 और दूसरा माध्यम मान लो आप N2 गिलास। तो पहले के अंदर प्रकाश की किरण जा रही है N1 से N2 की तरफ। फॉर्मूला हमने अभी आपको याद कराया था, N2/V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। पहले पृष्ठ के लिए R की जगह क्या आएगा? R1 आएगा। पहले पृष्ठ से बताओ इमेज कहां बन रही है? V डैश। तो V डैश की जगह V डैश, V की जगह कितना आ जाएगा यहाँ पर? V की जगह आ जाएगा V डैश। पहले पृष्ठ के लिए U कौन सा है? पहले पृष्ठ के लिए U तो U ही होगा, यानी N2 अपॉन V डैश माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन में R1। समीकरण नंबर 1। ठीक है बेटा। समीकरण नंबर 2 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? S2 से अपवर्तन। S2 से अपवर्तन। S2 का मतलब माध्यम कौन सा है? N2। N2 से कहां जा रही है किरण बताओ? N1 की तरफ। N2 से कहां जा रही है? N1 की तरफ। तो बेटा फॉर्मूला लिख ले कि कैसे लिखते थे सर वो देख, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N2 माइनस N1 अपॉन R। ऐसे लिखते थे नहीं लिखते थे? N2 कब होता था? जब प्रकाश की किरण कहां से जाए? N1 से N2 में जाए। लेकिन अब की बार N2 से N1 में जा रही है तो उल्टा कर दे, 1 की जगह तो कितना आ जाएगा? 2, यानी यहां कितना आ जाएगा? N1 बाद वाला पहले N1 अपॉन V माइनस यहां कितना आ जाएगा? N2 अपॉन U इज इक्वल टू
इज इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन r2। बाद वाला पहले आता है बेटा, n1 और n2। अब सुनो, इसमें भी लिखना पड़ेगा v u और r को, v और u और r तो मैंने लिख दिया r2। अब सुनो, दूसरे पृष्ठ से प्रतिबिंब कहां बन रहा है, v पर, लेकिन लाइन लिखना यहां पर पहले पृष्ठ से बनने वाला प्रतिबिंब I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी बिंब का कार्य करेगा। यानी बिंब क्या होगा यहां पर, u नहीं होगा, u की जगह कितना होगा, v डैश होगा। कितना होगा, v डैश होगा। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां से, अगर तुम्हारे समझ में आ गया हो तो। इसको दे देना बेटा समीकरण नंबर 2। क्लियर है वाली बात, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, 1 और 2 को जोड़ दो, लेंस निर्माता सूत्र आपके देखना। अब 1 और 2 को जोड़ देना, लेंस निर्माता सूत्र आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। अब करो बेटा क्या, समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों को जोड़ दो। जोड़ेंगे किसे बता, n2 अपॉन v डैश, देख n2 अपॉन v डैश माइनस n1 अपॉन u प्लस n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डैश बराबर, इधर कितना है बताओ, n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस n1 माइनस n2 अपॉन r2। समझ में आ गई हो तो बात बोलो, क्या तक क्लियर है वाली बात। अब क्या करेंगे हम बेटा, आप सुन लेना, आपको पता चले कि यार ये गलत हो रहा है कुछ ना कुछ, तो याद रखना v डैश वाली टर्म हमेशा निकल जाएगी। v डैश वाली टर्म क्या होनी चाहिए, कटनी चाहिए। प्लस वाला पहले लिख ले, n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू, यहां देख बेटा n2 माइनस n1 अपॉन r1, इधर से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेना, तो ये भी कितना बन जाएगा, n2 माइनस n1 अपॉन r2। ध्यान रखना क्या किया है, इस स्टेप में आप गलती कर सकते हो, माइनस कॉमन लिया तो ये उल्टा हो गया, n1 माइनस n2 की जगह n2 माइनस n1 कर दिया। अब क्या कर, ऊपर से n1 कॉमन ले ले, और कॉमन लेते तेरा डेरिवेशन खत्म, और यहां से क्या कॉमन ले ले, बोल क्या बचेगा, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। n को n के पास पहुंचा दे तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन n1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये कहलाता है तुम्हारा लेंस निर्माता सूत्र। लेकिन हम इसको यहाँ पर नहीं छोड़ते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे लेकर के जाते हैं। हम इसको यहाँ नहीं छोड़ते, बल्कि इसको कहाँ लेके जाते हैं, थोड़ा आगे लेके जाते हैं। देखो सुनो, फॉर्मूला क्या है बताओ मेरे पास में, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन n1 इंटू में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब सुनो, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1 इंटू में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 1 माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना। इसी को कहते हैं बेटा लेंस निर्माता सूत्र। क्या कहलाता है ये, लेंस निर्माता सूत्र। इस पे सवाल आ सकता है न्यूमेरिकल, अगर डेरिवेशन आया तो न्यूमेरिकल जरूर आएगा। क्या दे देगा वो आपको, u v r और n, इनमें से कोई भी चीज देके कोई भी चीज पूछ लेगा वो। न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई। आज हमने 2 चैप्टर के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस खत्म कर दिए हैं। वीडियो की लेंथ हो सकता है थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमने देखे। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ये था पार्ट नंबर 1। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कवर आगे के 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 14। तो आज हम इस वीडियो करते हैं यहीं पर खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए